हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो पहले अभी हमने बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, इकोसिस्टम के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इट हैज मोर वाटर रिसोर्सेज देन ए डेजर्ट बट inadequate to bear a forest is called grassland। यानी कि ये क्या होते हैं, जैसे हमारे डेजर्ट्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं और जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी नहीं होते हैं। यानी कि ना तो ये बिल्कुल बंजर जमीन है और ना ही ये ऐसी जमीन है इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कर सकें या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्री हो सके। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच का जो हमारा एक कंडीशन है या जो लैंड है उसको हम बोलते हैं ग्रास लैंड। ठीक है, और उससे रिलेटेड, उससे चारों तरफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो जो चीजें वहां पर प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, राइट। तो जो इकोसिस्टम है, इट हैज मोर वाटर रिसोर्सेज देन ए डेजर्ट बट इनएडिक्वेट टू बियर ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड ग्रास लैंड। तो ये हो गई हमारे ग्रासलैंड की बात और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 25% है ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द ग्रासलैंड। यानी कि जो हमारा 25% हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ इन ग्रासलैंड से कवर है। मींस ना तो वहाँ पे डेजर्ट है, ना उसमें सीज है, ना ही वो फॉरेस्ट रीजन है। तो ये सारा जो रीजन है ये ग्रासलैंड के अंडर कवर होता है। ठीक है, अब अंटार्कटिका की बात करें तो एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका all the continents have grasslands and constituents most of Asia and Africa। तो ये ज्यादातर हमारे एशिया और अफ्रीका के ही जगहों पर पाया जाता है और जो अंटार्कटिका है उसमें ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं और जो मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो कवर है हमारे एशिया और अफ्रीका के। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स हैं, जैसे प्लेन्स हो गए, शवानाज हो गए, पंप्स हो गए या फिर प्रेरीज हो गई। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी ग्रासलैंड के अंदर। ठीक है, एंड ग्रासलैंड्स आर फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। क्योंकि यहाँ पे ग्रास की बात हो रही है, ग्रासलैंड की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो ग्रासलैंड होगा वो आपका होगा, इट शुड बी फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा जो क्वालिटी अच्छी होगी वो किसकी होगी, घास की होगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन ग्रास डज नॉट ग्रो टिल इट वार्म्स अप। तो ये जो सीजन है हमारा, समर सीजन है या रेनफॉल सीजन है, तो इसमें जो हमारी ग्रास होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी ग्रो होती है, उसकी बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन जो विंटर सीजन होते हैं उसमें ग्रासेस हमारी ग्रो अच्छे से नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसमें हमने देखा कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये एक बीच की आपकी लैंड है जिसको ना हम डेजर्ट बोल सकते हैं और ना ही हम इसको फॉरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं उसमें कुछ प्लेन्स आ जाते हैं, कुछ सवानास आ जाते हैं, कुछ पंपास आ जाते हैं या फिर कुछ प्रेरीज आ जाती हैं, राइट। और जो ग्रासलैंड्स हैं हमारे ऑब्वियसली ये हैं फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। तो ये था हमारा ग्रासलैंड का इंट्रोडक्शन। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे अभी स्टडी करने वाले हैं कि इकोसिस्टम के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 6 पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, तो वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज प्रेसिपिटेशन, थर्ड है हमारे पास ह्यूमिडिटी, फोर्थ इज टोपोग्राफी, फिफ्थ है हमारे पास प्लांट्स एंड सिक्स्थ इज इन्वर्टिब्रेट्स, राइट। तो हम सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहां का टेम्परेचर जनरली हाई होता है। ठीक है, और ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स में और मिड टू लो टेम्परेट बेल्ट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। यानी कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो अगर हम पूरे प्लैनेट की या पूरे अर्थ की बात करें तो ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स में ही ज्यादा पाए जाते हैं। However, they are not found in the extreme Arctic conditions। जो Arctic conditions हैं वहां पर ये grasslands grow नहीं करते हैं and that can be seen in the north and the south poles।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें साउथ पोल में या फिर नॉर्थ पोल्स में देखने को मिलते हैं। और जो इक्वेटरी लाइन है हमारी, वहाँ पे जो टेम्परेट है या जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सॉरी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा था टेम्परेचर से रिलेटेड डिस्कशन कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे किस टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, किन किन रीजन्स में ग्रासलैंड ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ और साउथ पोल्स में हमें ग्रासलैंड देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की बात अगर आती है तो मतलब अगर हम बात करें कि रेनफॉल होने के बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है, या एक तरीके से आप नमी से रिलेटेड अगर इस वर्ड को समझें तो वो होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। तो मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल और द क्वांटिटी ऑफ द रेनफॉल, कि जहां पर वो ग्रासलैंड रीजन्स हैं वहां पे कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना रेनफॉल वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो सबसे ज्यादा रेनफॉल वहां पे गेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रासलैंड की ग्रोथ है वो 60 इंचेस इन अ ईयर हो जाती है। कितनी? 60 इंचेस इन अ ईयर, राइट। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स गेट अराउंड 40 इंचेस इन ए ईयर। ये कितनी रिसीव करते हैं? 40 इंचेस इन ईयर रेनफॉल ये रिसीव करते हैं। और उसके बाद जितने भी फ्लडेड ग्रासलैंड्स हैं वो तो हमारे ऑलरेडी वेट ही हैं। ठीक, तो अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 इंचेस इन अ ईयर जो हमारे प्रेसिपिटेशन रीजन्स में जो ग्रासलैंड है वो इतने ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी प्रेसिपिटेशन की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब नमी। अब नमी कैसे इसको इफेक्ट कर रही है, कैसे क्या फीचर है? तो जो ह्यूमिडिटी है इट रेफर्स टू दी मॉइस्चर दैट इज कंटेन इन द एयर। तो हमारी एयर में जितना मॉइस्चर है उसकी अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जितने भी फ्लडेड हैं या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, दीज आर ऑलरेडी ह्यूमिड इन नेचर, क्योंकि ये हमारे ऐसे हैं कि ये हमेशा नमी ही रहती है, गीले रहते हैं, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी वहां पे हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको ह्यूमिड इन नेचर भी कहा गया है कि ये ऑलरेडी ह्यूमिड है। इसके बाद दे इंडिकेट से हाई लेवल ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में भी हमारा काफी अच्छा हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ये हमें शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी ह्यूमिडिटी की। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज टोपोग्राफी। तो जो टोपोग्राफी है इट रेफर्स टू द एल्टीट्यूड एंड दी अदर फीचर्स ऑफ दी सरफेस, यानी कि कितने एल्टीट्यूड पर है, कितनी हाइट पे है, या फिर उस सरफेस से रिलेटेड जो भी अदर फीचर्स है वो आते हैं हमारे टोपोग्राफी में। सो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं दे डिफर ब्रॉडली in terms and spreads in the areas of the high as well as the low elevated regions। तो या तो हाई या फिर लो एलिवेटेड रीजन्स में ही ज्यादा पाए जाते हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड्स में ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है टोपोग्राफी। ठीक है, और ये जो फ्लडेड ग्रासलैंड्स हैं दीज आर आल्सो फाउंड इन द लो एलिवेटेड एंड फ्लैट एरियाज। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लडेड है, जो इसमें थोड़े बहुत हमारे फ्लडेड ग्रासलैंड्स आते हैं, वो हमारे फ्लैट एरियाज में भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स हैं दीज आर द न्यूमरस वेराइटीज ऑफ द ग्रासेस एंड द प्लांट्स इन द ग्रासलैंड। तो जो हमारा ग्रासलैंड है वहाँ पे बहुत सारी वेराइटी हैं, हमारे प्लांट्स की भी, हमारे ग्रासेस की भी, और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरली कॉमन रहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी ग्रासेस हैं दीज ग्रासेस आर क्वाइट नैरो and adaptable and survive in the areas that are prone to drought and fire। यानी कि जहां पर थोड़ा बहुत अगर सूखा भी पड़ता है या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता, वहां पर भी ये प्लांट्स जो है ये सरवाइव कर जाते हैं। तो ये भी हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फीचर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स। तो जो इन्वर्टिब्रेट्स है, इन्वर्टिब्रेट्स मतलब एक स्पीशीज है, उसको पर्टिकुलर नाम दिया गया है इन्वर्टिब्रेट्स, और इसमें कुछ इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे आपके ग्रास होपर हैं, लेक्टर्स हैं, कैटरपिलर्स हैं, है ना। तो इस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं इनका एक तरीके से हैबिटेट है ये ग्रासलैंड। तो सारे इस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं ये आपके ग्रासलैंड में ही रहते हैं, और उनका एज ए हैबिटेट ये उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Now we will discuss about the
स्ट्रक्चर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये सारे ही इकोसिस्टम में आपके कॉमन रहते हैं, है ना। ये हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी देखा था और उसके लास्ट वाली प्रेजेंटेशन में भी देखा था। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड बायोटिक। और आई थिंक जो आप ये दोनों वर्ड्स हैं इनसे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं ना। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, राइट। तो आपके जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर हमारे ये फर्दर कंज्यूमर्स में और प्रोड्यूसर्स में डिवाइड है। तो प्रोड्यूसर्स आपको पता है जो प्रोड्यूस अपना खाना खुद करते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोला गया है, और जो कंज्यूमर्स यानी कि जो कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंड है उनको कंज्यूमर बोला गया है। ठीक है, अब ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स हैं ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। तो जो प्राइमरी यानी कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर पे डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जो प्राइमरी पर डिपेंड है, और टर्शरी वो जो सेकेंडरी पर डिपेंड है, यानी कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारे आ जाते हैं डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, मतलब जो उनको डिकेइंग, जैसे आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर हैं जो डिकेइंग हो जाते हैं, या फिर जो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डीकम्पोजर्स बोला गया है। ठीक, और ये जो ऑर्गेनिजम्स है आपके, दीज ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये जो डेड मैटर है या जो डिकेइंग मैटर है उसका फर्दर न्यूट्रिएंट्स बनाने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे दे फर्दर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। फर्दर ये जो डिकम्पोजर्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डीके करते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये फर्दर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ये उसको अपनी एनर्जी बनाने में कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी एक फूड चेन चली आ रही है या फूड वेब कह लीजिए, जो अभी हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि कैसे ये पूरी साइकिल चली आ रही है हमारे प्रोड्यूसर्स की, देन कंज्यूमर्स की, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और बाद में वो कैसे डिकम्पोज करके फर्दर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के वो हम देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमारे पास ग्रासलैंड प्रोवाइड फूड, एंड नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स आर आल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग एरियाज। तो जो प्रोवाइड फूड है उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे जो हमारा द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है जिसको शॉर्ट में WRI भी बोला गया है, वो कहता है कि जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स आर दी ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, बार्ले, सोरगम एंड मिलेट। यानी कि ये एक तरह से हमें एक ब्रीडिंग प्रोवाइड करता है, किन के लिए, जो हमारी क्रॉप्स हैं, और जो वो मेन क्रॉप्स हमारी क्या क्या है, जैसे गेहूं है, चावल है, या बार्ले बाजरा हो गया आपका, मिलेट हो गया, या सोरगम हो गया। तो इस टाइप की जितनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या बहुत जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन्स हैं, तो ये सारी जो क्रॉप्स होती है ये जनरली ग्रासलैंड में ही उगती हैं। मतलब ग्रासलैंड को अगर हम और उपजाऊ करें, उसमें बहुत अच्छी अगर मैन्यूज डालें, तो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे फूड्स जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रासलैंड प्रोवाइड फूड। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे ग्रासलैंड्स आर ब्रीडिंग एरियाज। तो ब्रीडिंग एरियाज से मतलब है कि ये जो ग्राउंड्स हैं ये फॉर मैनी वैरायटीज ऑफ दी बर्ड्स, ये एक तरीके से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज को भी जन्म देते हैं जो बर्ड्स की काफी सारी अच्छी स्पीशीज है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे एंडीज माउंटेन रेंज हो गई आपकी, या सेंट्रल चाइल हो गया, या जो सर्दर्न पैटोगनिया हो गया, आइसफील्ड रीजन्स हो गया। तो इनको एक तरीके से हमने कंसिडर किया है एज ए ब्रीडिंग साइट्स बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसने इन सारे ग्रासलैंड्स को, इन सारे एरियाज को एज ए ग्रासलैंड फॉर द ब्रीडिंग एरियाज कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे दो मेन फंक्शंस ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स की।
तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइप्स के हैं ग्रासलैंड। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सेकेंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स, थर्ड इज फ्लडेड ग्रासलैंड्स, फोर्थ है हमारा पास मॉन्टेन ग्रासलैंड्स, फिफ्थ इज टुंड्रा ग्रासलैंड्स एंड सिक्स पॉइंट इज डेजर्ट एंड ज़ेरिक ग्रासलैंड्स। तो ये सारे ग्रासलैंड्स क्या क्या होते हैं, क्या टाइप्स हैं, तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ये जो बेसिकली ग्रासलैंड्स हैं, these include the subtropical savannas and the shrublands biome। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के shrubs हैं, कुछ savannas हैं, और जो examples हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल इज Llanos grassland of the northern South America। तो northern South America के जो grassland है वो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाइप्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपके आ गए मिड एटीट्यूड से रिलेटेड, जो भी आपके मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स हैं, दे इंक्लूड पैरी एंड द पैसिफिक ग्रासलैंड्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो जो प्रेरीज हैं या जो आपके पैसिफिक ग्रासलैंड्स हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, एंड द पैम्पास ऑफ द साउथ अमेरिका इंक्लूड्स लाइक अर्जेंटीना और ब्राजील। तो इस जगह के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स बोला गया है। एंड दीज काइंड्स ऑफ द ग्रासलैंड्स कंटेन मैनी स्पीशीज। अब यहाँ पे कुछ स्पीशीज भी पाई जाती हैं जिनको हर्बीवोर कहा गया है, यानी कि हर्बीवोर जो आपके प्योर शाकाहारी हैं। ठीक है, उसमें हमारे आ गए डियर आ गए, ज़ेब्रा आ गए या रीनोसोर्स आ गए। तो इस टाइप की जितनी भी जातियां हैं वो इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। नाउ हम बात करते हैं फ्लडेड ग्रासलैंड्स की। ठीक है, तो जो फ्लडेड ग्रासलैंड्स हैं, दीज आर फ्लडेड पार्शियली और थ्रू आउट द ईयर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, या तो ये फ्लडेड इसमें पार्शियली आएगी या फिर पूरे साल जो है ये फ्लडेड से भरे रहते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द एरियाज ऑफ द फ्लोरिडा एंड पेंटाना ऑफ द साउथ अमेरिका। तो यानी कि ये जो साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स हैं या फिर जो हमारे फ्लोरिडा के रीजन्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। एंड दीज आर मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक रीजन्स। जनरली ये जो हमारे ट्रॉपिक रीजन्स हैं या सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां ये फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्लडेड ग्रासलैंड्स। अब हम बात करेंगे मॉन्टेन ग्रासलैंड्स की। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये जनरली हमारे हाई एटीट्यूड पर पाए जाते हैं एंड द हाई माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ड्स लाइक प्रेमो एंड एंडी माउंटेन्स। तो यहाँ पे कुछ रेंजेस दे रखी हैं माउंटेन की, ये बहुत ज्यादा हाई माउंटेन्स हैं एंड दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड अंडर दी श्रबलैंड्स बायोम। और इनको श्रबलैंड बायोम में भी इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, इसलिए इसको मॉन्टेन ग्रासलैंड्स बोला गया है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टुंड्रा ग्रासलैंड। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं दे हैव सम ट्रेट्स विच आर सिमिलर टू द मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। तो ये हमारे मॉन्टेन ग्रासलैंड से ही थोड़े से मिलते जुलते हैं एंड दे कैन हैव द ग्रासेस and they have high moisture content, very few remains grass covered nowadays। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादातर moisture content रहता है और कुछ ये अब grass से ही cover रह गए हैं। तो ये हमारे जो particular polar areas हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं या फिर northern hemisphere में these type of grasslands हमारे founded हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम desert और xeric grasslands की। तो ये जो है इनको डेजर्ट ग्रासलैंड बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रासलैंड है दे कंसिस्ट ऑफ दी स्कैंटी ग्रासलैंड एंड इको रीजन्स विच आर फाउंड मेनली इन द डेजर्ट्स। ठीक है, तो ज्यादातर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं या फिर श्रबलैंड्स बायोम में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेजर्ट और दी ज़ेरिक ग्रासलैंड्स। राइट, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारा कवर हो गया है। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स देखे हैं जैसे बायोटिक अबायोटिक और कुछ फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड द लास्ट इज टाइप्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। So this is all about the presentation and thank you for listening this presentation.